नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे बगल में बैठी हैं अंकिता, जो 16 साल की हैं। इन्होंने गीता को कंठस्थ कर लिया है। मैंने इनसे पूछा कि किस उम्र में आपने गीता को कंठस्थ किया, तो इन्होंने कहा अभी 16 साल के हैं, 3-4 साल पहले जो है उन्होंने गीता को याद कर लिया था। सोचिए, वो भी तब जब अंकिता पूरी तरीके से 80% देख नहीं पाती, यानी कि 20% ही दिखाई देता है। वो मुश्किल ये पता नहीं पढ़ भी पाती हैं कि नहीं, देखने में असमर्थ है, लेकिन तब भी इन्होंने गीता जैसे वेद को इन्होंने जो है वो कंठस्थ कर लिया है ना। कैसे करती हैं ये श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है वो महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक है। यह 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में है। श्रीमद् भगवत गीता को जब हम पढ़ रहे थे उस दौरान हुआ क्या, 2011 में। आप खुद पढ़ रही थी, आपको पढ़ाया जा रहा था? नहीं, हमको पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि हम देख करके किसी भी ग्रंथ को, चाहे गीता हो अथवा स्कूल का कोई सब्जेक्ट हो, उसको देख कर हम पढ़ नहीं पाते हैं और न ही हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारे नाना हमको उस दौरान रामायण पढ़ाते थे। 2011 में रामानंद सागर साहब का रामायण स्टार उत्सव पर उस दौरान आ रहा था। उसको पढ़ने के बाद हमारा जब अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुआ, हम सोचे इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। तब वो हमको पूरा रामायण पढ़ाए थे, तुलसीदास वाला। और उसके बाद वो पढ़ाए थे हमको, क्या नाम है, वाल्मीकि जो रामायण लिखे संस्कृत में, उसको पढ़ाए। आपके जो नाना हैं उनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल बहुत से लोग हैं जो ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत कठिन कलिष्ठ हिंदी है या संस्कृत है, बहुत सामान्य नहीं है, उसको पढ़ पाना भी बहुत कठिन है। नहीं, सही बात आपने कहा। संस्कृत एक सामान्य भाषा नहीं है, देव भाषा है। इसके दो रूप हैं, एक लौकिक संस्कृत, दूसरा वैदिक संस्कृत। तो लौकिक जनमानस में प्रचलित बहुत ही प्राचीनतम भाषा था। आज के दौरान में भले ही लोग इसको नहीं बोलते, परंतु हम भी संस्कृत पढ़ते हैं। हमको पढ़ते हुए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो बाबा थे वो संस्कृत से MA किए हुए थे। और संस्कृत को हमको पढ़ाते थे। जो उनका है, साल की उम्र में आपको पढ़ाना शुरू कर दिया गया था? जब हम देखिए, संस्कृत हमारे बाबा हमको 10 साल के जब हम थे तभी से पढ़ाते थे। क्योंकि हमारे बाबा का मानना था कि जो बच्चे हैं वो क्रिकेट बैट वाला क्या पकड़ के बैठे हैं, वो पेन से खेलें, किताब कापी से खेलें। वो भी हमको यही कहते थे, तुम्हें अनर्गल चीज़ खेलने की क्या आवश्यकता है, गुब्बारा खेलो, बैलून खेलो, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम केवल किताब और कॉपी से खेलो। क्योंकि जो बच्चा किताब कॉपी से खेलता है वो इतिहास रचता है। तो हमको संस्कृत पढ़ाते थे। और चूँकि हमारे नाना भी एक टीचर थे प्राइमरी विद्यालय के, वो संस्कृत से वो भी MA किए हुए व्यक्ति हैं। संस्कृत उनका भी बहुत अच्छा था। वो भी हमको संस्कृत के श्लोकों का वाचन करके पढ़ाते थे। इसी प्रकार वो गीता भी हमको पढ़ाए थे। हालांकि गीता हम रामानंद सागर साहब का श्री कृष्णा देख कर याद किए थे, क्योंकि सर्वदमन बनर्जी और संदीप मोहन के मध्य उसको देख के आपने याद कर लिया था? कैसे? उसको सुन करके, देखिए जैसे टीवी चल रहा था, उस दौरान हम बैठ करके उसको सुनते थे। और उसमें सर्वदमन बनर्जी और संदीप मोहन के मध्य करीब 100 श्लोकों का जो सार है ना, गीता में श्लोकों का सार रामानंद सागर साहब टीवी में तो हिंदी में आता होगा ना। हम बता रहे हैं आपको वही चीज़ है कि उसमें संस्कृत कहाँ था। 700 श्लोकों में मात्र 100 श्लोक को सागर साहब चुन करके बुलवाते थे सर्वदमन बनर्जी और संदीप मोहन साहब से। जब इन श्लोकों को हम देखते थे, इन लोगों का एक्टिंग देखते थे, उसमें के गीत संगीत सुनते थे, तो उसके बाद हुआ क्या कि हम सोचे कि लाइए इसको पूरा कंठस्थ कर लिया जाए, ये हमारे लिए बेटर होगा। अब हमारे लिए चुनौती ये था कि इसको हम याद कैसे करें। तो हमारे नाना क्या किए, एक श्लोक का लगभग 20 मिनट वाचन करते थे। और इस प्रकार धीरे धीरे हमको ये कंठस्थ हो गया। बाप रे, मतलब आप जो आज यहाँ पर हैं, हाँ, उसका सबसे बड़ा योगदान मैं बोल दूं तो आपके बाबा और नाना का है, जिन्होंने वो बैठ के आपको बार बार सुनाया है। हाँ, तब आप उसे याद कर पाए हैं। ऐसे ही हम जब संदीप मोहन और सर्वदमन को देखते थे तो देखते तो कोई पाएगा नहीं, लेकिन नॉर्मली हम टीवी के सामने तो देखना ही कहते हैं। केवल उन लोगों को सुनते थे। और सुनते सुनते हमको लगता था बहुत ही बेटर एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जानती है, जब आप प्रॉपरली किसी को सुनती है, किसी के बारे में सोचती हैं, जब हम सोच रहे हैं कि कप में चाय है तो चाय हो या वो मानस पटल पर दृश्य बन जाता है। वही स्थिति हमारी भी थी संदीप मोहन और सर्वदमन जी को एक्टिंग करते हुए। तो हमको ऐसा दृष्टि पटल पे बनता था, हो सकता है ऐसा किए हो, भगवान जाने कैसे एक्टिंग किए थे। हालांकि उनको हम सुनते थे, बहुत ही अच्छा लगा। 100 श्लोक लगभग सागर साहब ने जो बुलवाया वो मुझे याद था। फिर बाद में नाना से कहे इसको हमको पूरा याद करवा दीजिए, तो ऐसा ही किए। बाद में जब गीता याद हुआ तो हम सोचे ये याद हुआ ठीक है, अब इसका कुछ हमें अपने से करना चाहिए। क्योंकि अब इस श्लोकों को याद करें एक अलग बात है, तो मेमोरी तेज है, याद हो जाता है।
परंतु हम इसका कितना जटिल अध्ययन कर पाते हैं, कैसे इसके सारभूत तत्व को समझ पाते हैं, उसके लिए लगभग हम 5 गीता को पढ़े हैं। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखे गए ज्ञानेश्वरी को भी पढ़े, अरगड़ानंद द्वारा लिखे यथार्थ गीता को पढ़े, राम सुखदास द्वारा लिखे साधक संजीवनी को पढ़े, वेद व्यास द्वारा जो महाभारत में गीता है उसको पढ़े, और अंत में बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखा उसको भी पढ़े। और एक और गीता है जो शंकराचार्य साहब लिखे थे, उसको भी पढ़े थे। बाप रे, तो आपके घर बहुत ढेर सारी गीता होंगी। हाँ, हमारे बाबा हमको सब पढ़ के सुनाते थे, क्योंकि ये जो गोरखपुर गीता प्रेस है ना, यहाँ से कल्याण वगैरह तमाम पुस्तक को लेकर जाते थे, और हमेशा यहाँ से लेकर जाते थे, जितना भी पुस्तक आता था हमको पढ़ाते थे। हालांकि हमारा विशेष रुचि महाभारत और गीता में है, इसको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। कितने साल की उम्र से आप पर काम करना शुरू हो गया, मतलब कितनी छोटी थी जब आपको ये पता, आपके परिवार वालों को ये पता चला होगा कि आप देख नहीं सकती, अब आपको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ें तो हम जन्म से ही सिद्ध हो गया था कि हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग हमको बताते हैं, हमारे पापा भी सामने हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकती हैं कि लोग बताते हैं, दादी भी बताती हैं, जब हम छोटे थे तो जब हमारा जन्म हुआ तो आँख लगभग 3 से 4 दिन तक नहीं खुला, और जब खुला नहीं तो एक डॉक्टर के पास ले गए, जो आँख के उस समय अच्छे डॉक्टर थे इसी गोरखपुर में। और जब वो आँख को ऐसे ही खोले तो आँख से खून का धारा निकलने लगा, आवाज़ भी निकलता था और कीचड़ भी निकलता था, खून भी आता था। तो डॉक्टर एक दवा दिए, कहे इस ड्राफ को आप ले जाइए 3 मिनट पर इसको 2 बूंद डालिए। ये लोग ऐसे करते गए, शाम को आँख हमारा खुल गया, परंतु पता चला कि इसमें विशेष लाइट नहीं है। एक आँख में तो बिल्कुल नहीं है, एक में थोड़ा बहुत है। अंकिता बता रही हैं कि बचपन से ही ये नहीं देख पाती हैं, तो वो समय कैसा रहा होगा जब आप लोग को पता चला कि घर में एक बिटिया वो भी देख नहीं सकती है? तो एक रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। एक पिता के नाते वो बहुत मतलब एक चिंता का विषय हो जा रहा है, क्योंकि एक तो आज के समाज में लड़कियां लोग चाहते नहीं हैं कि हों, और लड़कियां हो जाएं और देख भी नहीं पा रही है। तो ये उस समय के बारे में बताइए कि किस तरीके की मानसिक पीड़ा, परिवार में किस तरीके का माहौल क्या था उस समय, क्या हो रहा था? ऐसा देखिए, जैसे इसका जन्म जो हुआ था वो सीजर ऑपरेशन से छापड़िया हॉस्पिटल गोरखपुर में हुआ था। तो 2-1 दिन तो जब ये पैदा हुई थी तो इसकी आंखें इसे थोड़ा दबी हुई थी। तो हमको थोड़ा टेंशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा छत पर थोड़ा हल्का धूप दिखाइए इसको, तो हो सकता सही है। तो वहाँ से जब डिस्चार्ज कर दिए तो 10 दिन के बाद जब हम देखे तो इसकी आंख दोनों सूज गई थी। तो फिर मैं हॉस्पिटल, छापड़िया हॉस्पिटल लेकर आया, लेकिन वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया, कहा कि किसी आँख वाले हॉस्पिटल पर आप ले जाएंगे। तो मैं नरेंद्र मोहन सेठ जो है बेतिया हातम बैठते थे, वहाँ ले गए। बहुत अच्छे डॉक्टर, नामी डॉक्टर हैं। उनको दिखाए तो उन्होंने कहा कि देखिए, वहाँ इसकी आँखें को उन्होंने जब ऐसे थोड़ा सा खोला तो वहाँ उससे की आँख से ब्लड निकल गया। तो उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, और हम ड्राफ्ट दे रहे हैं, आप लोग यहीं बैठ जाइए दोनों लोग, शाम तक इसको ले करके 10-10-55 मिनट के बाद 2-2 बूंद ड्राफ्ट डालते रहे। शाम तक ऐसा किए हम, तो लगभग 5 बजे शाम को इसकी दोनों आँखें अपने आप खुली। तो वहाँ काफ़ी दिनों तक दवाई इसका हमने करवाया। इसके बाद नेपाल भी ले गए। गोरखपुर के जो बहुत माने जाने डॉक्टर हैं उनको भी दिखाए, यहाँ दिखाए थे, अनिल श्रीवास्तव के वहाँ दिखाए, लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि ये जन्मजात है। हम ऑपरेशन के लिए भी जोर डाले डॉक्टरों पर, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर यदि हथियार लग जाएगा तो इसकी जो कुदरती थोड़ा बहुत लाइट भी है वो भी जा सकती है। तो फिर हम आगे इसकी को ड्राफ्ट वाला वही दवा चलता रहा। अब तो आपके सामने ही है, देखिए। कितने साल की उम्र से आप लिखना शुरू की? और मैं चाहूँगी गीता के भी कुछ श्लोक सुनाइए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ऐसे ही बोल रही हैं कि आपको गीता याद है। हाँ, कैसे मान लिया जाए कि आपको? नहीं, ये बात तो सही है। हालांकि आपने पहला प्रश्न हमसे पूछा, एक ही प्रश्न में आप 2 प्रश्न हमारे सामने रखे हैं, तो बारी बारी जवाब हम दोनों का बारी जो पहला प्रश्न था उसका पहले जवाब देते हैं कि हम अपनी रचनाओं को लिखना कब से चालू किए। तो देखिए, कोरोना सबके लिए दहशत था, परंतु हमारे लिए अवसर था। 2020 में जब हमारा स्कूल बंद हो गया, हाई स्कूल का परीक्षा पास करने के जो ही हमारा पेपर हुआ, लास्ट पेपर साइंस का था, उसके 10 दिन बाद स्कूल बंद हो गया। जनता कर्फ्यू लगा, कहानी ख़त्म।
2 साल से इस घर पे हैं। तो उसी दौरान हम कविता कहानी को लिखना शुरू किए। हम सूर तुलसी कबीर को जब पढ़ते थे, सूरदास की विभिन्न कविताओं को पढ़ते थे, वो जैसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं, कबीर दास निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं, तुलसीदास क्या कहते हैं, फिर केशव दास की कविता कैसी है, उनके चंद्रिका से तुलना हम करें, रामचरितमानस का कैसा है। तो इस प्रकार विभिन्न कवियों को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम भी कविताओं को लिखें। परंतु हुआ क्या, जब हम पेन लेकर पहली बार जब भी कोई काम कर रहे हैं, जब भी कोई बैठता है, जरूर कठिनाइयाँ लगती हैं। हम लेकर बैठे तो हमसे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा था, हम समझ में नहीं पा रहे थे क्या लिखें। तो एक बार ऐसे ही सोए थे, कबीर दास का बहुत मशहूर चौपाई है, हम बहुत गाते हैं, उनका दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप बहुत शीतल हों। तो इन्हीं पर हम भी कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किए। अंकिता अभी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आज जो ये हैं, इसके पीछे इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनके नाना और बाबा ने किया। इनकी बात अगर ध्यान से सुना जाए तो कई चीज़ें सामने आती हैं, और उन लोगों को भी यहाँ पर सलाम देने की ज़रूरत है जिन्होंने इन्हें बेटी ना समझकर बेटा समझा और अपना बहुमूल्य समय इनको दिया। इन्हें गीता याद हो जाए इसलिए इनके बाबा और नाना मिलकर बैठकर, दोनों में से कोई एक या जो भी है, दो में से किसी एक ने तो बहुत मेहनत की या दोनों लोगों ने मिलकर मेहनत की, इनको गीता याद हो इसलिए वो बैठकर गीता बार बार पढ़कर इनको याद कराते थे। तो उन लोगों को यहाँ पर उनको सलाम कहने की ज़रूरत है जिन्होंने अपना बहुत समय अंकिता को दिया, और अंकिता आज यहाँ हमारे साथ है। अंकिता ने भी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग इतनी कठिन मेहनत भी नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि पकवान यहाँ सामने आनी चाहिए और बस खा लेना चाहिए। इस तरीके के लोग भी हैं हमारे समाज में। मैं चाहूँगी आप अपनी कुछ स्वरचनाएं सुनाएं जो आपने खुद लिखी हो। ठीक है, गीता पर भी हमारी कई रचनाएं हैं, पहले उसी को सुनाते हैं क्योंकि गीता का हम पद्य अनुवाद किए हैं। जैसे एक श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता योजस्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडव के जो पुत्र एकत्रित हुए हैं, वो युद्ध की इच्छा से बताओ वो क्या किए। तो इसको हम गीता का जो है ना बताया, आपको पद्य अनुवाद किए। तो इस प्रकार है, धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध इच्छा से जुड़े मम सूतों व पांडुपुत्र है संजय क्या किए। कह संजय सुनहु महाराजा तव पुत्र करें यह काजा। पांडव सेना व्यूहाकारा देख दुर्योधन यह वचन उचारा। कह दुर्योधन सुन गुरु राही पांडव सेना व्यूह सजाई। यह रचना है व्यूहाकारा बुद्धि कुशल तव शीश संवारा। इसी प्रकार इस 18 अध्याय का पद्य अनुवाद है। और भी कुछ हम आपको पंक्तियाँ सुनाए गीता का। जब शंखनाद होता है सभी लोग करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, उस दौरान क्या होता है, अनंत विजय अधिक सुहाए जिसको धर्म राज बजाए। पुष्पक माले संग सुघोषा नकुल सहदेव करें उद्घोषा। उतनी बड़ी गीता हम में से अधिकतर लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा। किसी के धर्म पे सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, बुरा ना मानिएगा। ये सच्चाई है कि आदमी बहुत बिजी है अपनी लाइफ में और इन सारी किताबों से काफ़ी दूर है। अंकिता ने उस पूरे गीता को जो है अपनी भाषा में, यानी कि अवधी और हिंदी मिक्स भाषा को में मिला के पूरी गीता लिखी है। कितना मेहनत लगा, कितना साल लगा, ये तो सवाल है ही, और कितना मानसिक ताकत चाहिए भैया इसको करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम है। अंकिता से हमने बात की, आपको ये बातचीत कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये बात क्यों की गई ये समझ लीजिए। दरअसल अंकिता जो है इन्होंने अपनी जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है, हम जो देखते हैं उससे हम सीखते हैं। कहते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है उसमें सबसे मजबूत ज्ञानेंद्रिया जो का रोल जो प्ले करता है वो आँख है। आँख से ही हम देखते हैं, उसी से हम जो है इस प्रकृति को देख पा रहे हैं, कलर की सुंदरता समझ पा रहे हैं, और तब हमें जीने की एक नई ताकत मिल रही है। लेकिन अंकिता जो है वो अपने आप में बेमिसाल है। इनकी बातचीत आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अंकिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 16 साल की उम्र में एक लड़की जिन्होंने अपने कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ
साहित्य को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने तमाम ग्रंथों को पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा, उसे समझा और उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास भी किया। ये बहुत आजकल के समाज के लिए ये बहुत बेहतर है और मुझे लगता है कि अंकिता जैसे और भी लोगों को सामने आना चाहिए जो तमाम परेशानियों को ताक पे रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं और ना सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि उसमें बहुत बेहतर कुछ कर रही हैं। आपको बहुत सलाम है, आपकी सोच को और आपके जज्बे को और आपकी मेहनत को भी। मैं चाहूँगी आप ऐसे ही हमेशा कुछ करते रहिए, कुछ बेहतर करिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भारत एक नई सोच करता है और करता रहेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।